हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 8। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों में बोलना चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले ईडियम्स का पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि जितना भी ईडियम्स मैं आप लोगों को करा चुका हूं वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको ईडियम्स कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। जो ट्रिक से मैं आपको सिखा रहा हूं आपके दिमाग में हर एक ईडियम्स छप जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, मेरे साथ इमेजिन करते रहना है, ठीक है। आपको कोई भी ईडियम्स मागअप करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, मेरे साथ इमेजिन करना है, सोचना है, ठीक है। और जितना भी ईडियम्स मैं करा रहा हूं 90% के ऊपर चांस है, 90% के ऊपर चांस है आपका एग्जाम में कॉमन आए। पहले भी आ चुका है, इस बार भी चांसेस है। तो प्लीज एक भी ईडियम्स मिस ना कीजिए, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला ईडियम्स क्या है हमारा, बोलिए। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन इसका मतलब क्या है? किसी के ऊपर आंख रखना, मतलब किसी के ऊपर नजर रखना, ठीक है। किसी के ऊपर आंख रखना का मतलब क्या है? आप आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। तो कीप एन आई ऑन मतलब किसी के ऊपर नजर रखना। आप बोलिए, आप किसी के ऊपर क्यों नजर रखेंगे? आप बोलिए। एक तो है उसका टेक केयर करने के लिए, दूसरा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। वॉच इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, आपका बहन स्कूल जा रहा है, ठीक है। आपका बहन स्कूल जा रहा है तो आपका मम्मी बोला अपने बहन के ऊपर नजर रखना। क्यों बोलेगा? ताकि आप आपके बहन के ऊपर प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, टेक केयर कर पाए, ठीक है। दूसरा चीज, घर से आपके मम्मी, आपका पापा, आपके बहन घूमने जा रहा है, ठीक है। तो आप अकेले हो, आपको क्या बोलेगा आपका मम्मी? घर का ध्यान रखना, मतलब ताकि घर पे कोई चोर ना घुस आए, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल आप सोचिए, हर एक दुकान में हम लोग देखते हैं सीसीटीवी कैमरा है। क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है? कैमरा क्या है? कैमरा भी तो एक आंख ही होता है ना, जो हमेशा नजर रखता है। किसका रखता है? दुकान का रखता है, या जहां पे भी सीसीटीवी कैमरा होता है। क्यों रखता है? क्योंकि दुकान का वो टेक केयर करता है। क्यों? ताकि कोई चोर ना घुस आए, चोरी करके कुछ ना लेके जाए। क्योंकि एक तरह से तो दुकान का टेक केयर कर रहा है, दूसरे तरह से दुकान को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर कोई चोरी करके लेके जाता है, कैमरा में आ गया, तो दुकानदार क्या करेगा? वो तस्वीर लेके पुलिस को देगा और पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? कीप एन आई ऑन, इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। क्या बोल रहा है? किसी के ऊपर आंख रखने बोल रहा है। आंख मतलब किसी के ऊपर नजर। आंख से क्या करते हैं? नजर, ठीक है। क्यों नजर रखेंगे? किसी का टेक केयर करने के लिए, नहीं तो इन वॉच इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव वंस हेड इन द क्लाउड। हैव वंस हेड इन द क्लाउड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अनरियलिस्टिक अबाउट समथिंग और लिविंग इन ए फैंटेसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसी चीज के ऊपर बहुत अनरियलिस्टिक है, ठीक है, और फैंटेसी के दुनिया में रहता है, ठीक है। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो चलिए इमेजिन करना शुरू करते हैं। तो क्या है ईडियम्स? अच्छी तरह से पढ़िए। हैव वंस हेड इन द क्लाउड, और ये पिक्चर को देखिए। किसी, आप सोचिए, ये पिक्चर देखिए और सोचिए, किसी का सर क्लाउड के अंदर जा सकता है? सोचिए, आप जमीन पे खड़े हैं, क्लाउड आसमान में है। तो आप सोचिए कि मेरा सर, अब सोचिए आप जमीन पे खड़े हैं, क्लाउड आसमान में है। अब सोचिए आपका सर क्लाउड के अंदर चला गया। अब सोचिए, ठीक है, ये क्या है? अब जो सोच रहे हैं ये तो अनरियलिस्टिक है ना। ये सर, आप जमीन में खड़े हैं, आपका सर कभी क्लाउड के अंदर पे जा सकता है? अब बोलिए, अब आप रास्ते में खड़े हैं, आप आसमान में क्लाउड देख रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मेरा सर मतलब क्लाउड के अंदर चला गया। ओके, रियलिस्टिक है? अब बोलिए, रियलिस्टिक है? नहीं है। आप क्या फैंटेसी के दुनिया में रह रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं एकदम क्लाउड के अंदर, मेरा सर जा रहा है, मेरा सर क्लाउड के अंदर पे है, ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। बट ये रियलिस्टिक तो नहीं है ना। कोई चीज के ऊपर आप अनरियलिस्टिक है, आप सोच रहे हैं कि मेरा सर
क्लाउड के अंदर पे है, बट रियल में ये पॉसिबल है नहीं। आप कहां पे रह रहे हैं? एक फैंटेसी की दुनिया में रह रहे। अब सोच रहे कि मेरा सर क्लाउड के अंदर पे है। समझ में आ गया? तो अगर कोई बोलता है हैव वंस हेड इन द क्लाउड, अब कनेक्ट कर पाएंगे? अब सीधा सोचेंगे हैव वंस हेड इन द क्लाउड, मतलब आप सोचेंगे किसी का सर क्लाउड के अंदर चला गया। तो आप ये वाला सोच लेना, मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरा सर क्लाउड के अंदर है, बट ये तो रियलिस्टिक नहीं है ना। मैं तो सोच रहा हूं, मतलब मैं फैंटेसी के दुनिया में हूं, मैं फैंटेसी वर्ल्ड में हूं, बट रियल में पॉसिबल नहीं है, मतलब अनरियलिस्टिक अबाउट समथिंग और लिविंग इन ए फैंटेसी। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गिव ए हैंड और लेंड ए हैंड। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है? हेल्प समवन टू डू समथिंग। ठीक है, गिव ए हैंड, सोचिए, ये पिक्चर देखिए, सोचिए, आप कब हाथ बढ़ा के देते हैं? जब किसी को मदद चाहिए। गिव ए हैंड और लेंड ए हैंड, कब आप अपना हाथ बढ़ा के देते हैं किसी को? सोचिए, जब कोई मदद में आपके आप देखे कि आपका दोस्त अचानक गिर गया, तो आप क्या करेंगे? उसके सामने जाके उसको पकड़ेंगे और हाथ से खींच के खड़ा करेंगे। समझ में आ गया? मतलब आप किसी के लिए हाथ कब बढ़ाते हैं? जब उसको मदद चाहिए। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के स्टेशन में बहुत होता है, लोग लाइन क्रॉस करके जो प्लेटफॉर्म होता है उस टाइम में हाथ बढ़ाते हैं, तो आप भी हाथ पकड़ के उसको खींच लेते हैं। अब सोचिए, दो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, बीच में कोई ट्रेन नहीं है, लोग लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइन क्रॉस करके प्लेटफॉर्म में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप खड़े हैं, तो आप देख रहे हो चढ़ने की कोशिश करे, उतना चढ़ नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना हाथ बढ़ा के दिए, मतलब क्या? आप किसी को हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के दिए, तो वो बंदा क्या करेगा? वो हाथ पकड़ के उठ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब हेल्प समवन टू डू समथिंग। तो क्या आप क्या काम किए? अपने हाथ बढ़ा दिए ताकि वो चढ़ पाए। समझ में आ गया? तो गिव ए हैंड और लेंड ए हैंड का मतलब क्या है? हेल्प समवन टू डू समथिंग। समझ में आ गया? और गिव ए हैंड बोलेगा या लेंड ए हैंड बोलेगा तो अब सीधा सोचना, मैं अपना हाथ आगे कब बढ़ाऊंगा? जब किसी को जरूरत है। ऐसे तो आप आपका हाथ बढ़ा नहीं देंगे ना आगे। जब किसी का जरूरत है तभी तो आपका हाथ आप बढ़ा देंगे ना। मतलब किसी को जरूरत है, मतलब आप उसका हेल्प करना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट इडियम्स है हेड ओवर हिल्स। हेड ओवर हिल्स, इसका मतलब क्या होता है? डीपली इन लव। डीपली इन लव मतलब पूरा प्यार में डीपली, अब पूरा प्यार में डीपली एंगेज हो गए हो। ठीक है, बहुत प्यार करते हो किसी को। ठीक है, एकदम डीपली घुस चुके हो प्यार में। ठीक है, तो इसको आप हेड ओवर हिल्स के साथ कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करेंगे? तो प्यार में लोग क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्यार में लोग क्या होता है? आप बोलिए, प्यार में लोग क्या होता है? पागल हो जाता है। ठीक है, पागल हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या करे। आप सोचिए, आप किसी को प्यार करते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अचानक वो अगर आपके सामने आ जाएगा ना, पागल की तरह हरकतें करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, इसके लिए मैं खाना लेके आऊं या इसको मैं कैसे इंप्रेस करूं। आप पागल हो जाएंगे, पागलों जैसे हरकतें करेंगे। तो इसको सोचिए, हेड ओवर हिल्स। नॉर्मली इंसान कैसे चलता है? सीधा चलता है। अचानक अगर उसका सर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है, मतलब क्या है? इंसान प्यार में पागल हो गया है। सोचिए, अचानक उसका, आप नॉर्मल कैसे चलते हैं? पैर नीचे सर ऊपर, अचानक सोचिए आपका सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, मतलब क्या है? अब प्यार में घूम गया, उल्टा हो गया, पागल हो गए। समझ में आ रहा है ना? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, सीधा चालू या उल्टा चालू? समझ में आना है? थोड़ा कनेक्ट कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। ठीक है, समझने में तो नहीं है, मतलब कनेक्ट करने में, इमेज क्रिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको चाहता हूं कि आपके दिमाग में पूरा छप जाए। अब सोचिए, आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, आपका कोई क्रश है, वो अचानक आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप नर्वस हो जाएंगे, मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैं तो उसके साथ डीपली इन लव हूं, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। मतलब उस टाइम आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या होगा आपका? अब क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप पागल पागल करेंगे। मतलब अब प्यार में पागल हो गया, मतलब आपका सर नीचे चले जाएगा या पैर ऊपर चले जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हेड ओवर हिल्स मतलब सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। मतलब नॉर्मली क्या होता है? पैर नीचे सर ऊपर, बट अचानक आपका सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, मतलब क्या है?
अब पागल पागल हरकतें कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मतलब अब किसी के साथ प्यार में फंस गया है, मतलब पूरा डीपली प्यार में घुस गए हैं। फंसना वाला गलत बात बोल दिया मैं, मतलब किसी के साथ डीपली प्यार में घुस गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इडियम्स क्या है? नेक्स्ट इडियम्स है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब क्या होता है? वेरी एक्सपेंसिव। तो इसको याद कैसे रखना है? अब बोलिए, अब सोच के बोलिए। मैं अगर बोलता हूं कि चलिए मैं आपको 100 रुपए देता हूं, आपका हाथ काट के आप मेरे को दे देना, आप देंगे? अगर मैं आपको लाख रुपए भी देता हूं, आप आपके पैर काट के, हाथ काट के आप मेरे को दे देंगे? बोलिए, दे देंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके हाथ, आपके पैर आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास हाथ ही नहीं रहेगा, आप खाएंगे कैसे? अगर आपके पास पैर ही नहीं रहेगा, आप चलेंगे कैसे? पैसा लेके कुछ होगा? नहीं ना। सोच के बोलिए, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, आपका हाथ एंड पैर का दाम क्या है? मैं अगर आपको पूछता हूं, अगर आपको मैं बोलता हूं आपको मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप आपके पैर काट के मेरे को दे देंगे? बोलिए, 1 लाख रुपए लेके आप आपके पैर काट के मेरे को दे देंगे? हाँ या ना? बोलिए। नहीं ना, क्योंकि आपके पैर, आपके हाथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। विदाउट हैंड, विदाउट लेग आप रह सकते हैं क्या? चल नहीं पाएंगे, घर पे बैठे हुए क्या करेंगे? पैसा लेके क्या करेंगे अगर आप दुनिया ही नहीं घूमे, अगर आप खाना ही नहीं खा पाए? तो पैसा लेके कुछ है? मतलब क्या है? आपका हाथ और आपके पैर आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग का मतलब क्या है? आपका हाथ एंड पैर का कॉस्ट है, कितना है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। समझ में आ रहा है? तो लिंक कर पा रहे हैं? तो सोचिए थोड़ा, कोई आपके पास आया आपके हाथ पैर खरीदने में, आप देंगे उसको? नहीं, क्या बोलेंगे? बहुत एक्सपेंसिव है, बिकाऊ नहीं है। सिंपल सा बात है। तो कॉस्ट एंड आर्म्स एंड ए लेग का मतलब क्या है? बी वेरी एक्सपेंसिव। समझ में आ गया? अगर ये जो डायमंड का नेकलेस का मैं फोटो दिया हूं, इसके बदले में भी आपके 2 पैर काटने मेरे को देंगे? पैर काट के मेरे को दे देंगे? जिंदगी भर के लिए तो व्हील चेयर में आ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। सिंपल सा बात है। मतलब ये डायमंड नेकलेस से भी आपका हाथ और आपके पैर आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बी वेरी एक्सपेंसिव। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इडियम्स क्या है। नेक्स्ट इडियम्स है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मतलब नर्वस। आपका पैर कब ठंडा हो जाता है? आप बोलिए, आप एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू में गए हैं या स्टेज में अचानक बुला लिया, हेलो आप आ जाओ, आपको स्पीच देना है, आपका हालत क्या होगा? आपका हाथ पैर ठंडा तो हो जाएगा ना? क्या होगा आपको अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं, अचानक मैं बोल दिया कि आ जाओ, आप इधर आके स्पीच दो, अब क्या करेंगे? डर जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, आपका हाथ पैर ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? कोल्ड फीट होगा या नहीं? अब सोचिए, आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है, अचानक आपका नाम कोई बुला लिया, बोल रहे आप आके स्पीच दो, आपका हालत क्या होगा? हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, मतलब आप नर्वस हो जाएंगे। तो कोल्ड फीट का मतलब क्या है? नर्वस। कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपका कोल्ड फीट कब होता है? सोचिए, अचानक मैं आपको स्टेज में बुला रहा हूं, सबके सामने आप प्रिपेयर नहीं हो, कुछ बोलने के लिए प्रिपेयर नहीं हो, मैं अचानक आपको सबके सामने बुला लिया, पूरा ऑडियंस भरा हुआ है, 400-500 ऑडियंस भरा हुआ है, क्या होगा? आपका हालत क्या होगा? नर्वस हो जाएंगे आप, आपका पैर ठंडा हो जाएगा नर्वस के कारण। मतलब कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या है? फेस ए चैलेंज और डेंजर बोल्डली। इसको कैसे आप याद रखना है? ठीक है, एक सांड है आपके एरिया में आया है, सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक सांड है जो आपके एरिया में आया है, और हमें पता है कि सांड बहुत ही डेंजरस होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, एक सांड है जो आपके घर के बगल के एरिया में आया है, तो आपको कोई बोला जाओ उसका जो सिंग है, जो हॉर्न है, जो सिंग है, उसको पकड़ के खींच के लाओ। सांड को लोग टच करने में डरता है,
आप अगर उसको सींग खींच के लाओगे मतलब क्या है, अब एक चैलेंज फेस कर रहे हो और एक डेंजरस चीज है ना वो चीज। अब बोलिए, आपको मैं बोल रहा हूं जाओ वो सांड का सींग पकड़ के मेरे पास लेके आओ। लोग सांड को ऐसे टच नहीं करता है, आप अगर उसका सींग को पकड़ेंगे तो क्या करेगा, आपके लिए तो बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाएगा ना। सोचिए सोचिए, इमेजिन कीजिए आपके उधर एक सांड आया है, मैं आपको बोल रहा हूं जाओ उस सांड को सींग से पकड़ के मेरे पास लेके आओ, सांड को सींग से पकड़ के मेरे पास लेके आओ, उसका हॉर्न पकड़ के मेरे पास लेके आओ। क्या होगा, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। इसको कैसे पकड़ूंगा, क्योंकि सांड तो बहुत डेंजरस होता है। तो आपके पास एक डेंजरस सिचुएशन खड़ा हो गया, एक चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ा हो गया। आप अगर उसको सांड को सींग पकड़ के लेने जाओगे मतलब आपके लिए एक चैलेंज फेस करने के बराबर है, आपके लिए एक चैलेंज फेस करने के बराबर है। सोचिए, एक सांड आया है, अब जा रहे उसको सींग पकड़ के लाने में, मतलब क्या है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो टेक द बुल्स बाय द हॉर्न का मतलब क्या है, फेस ए चैलेंज और डेंजर बोल्डली। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इडियम से हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, मतलब क्या है, सीधा डायरेक्टली जो न्यूज हमको ओरिजिनल सोर्स से मिल रहा है। डायरेक्ट कोई चीज अगर हम लोगों को ओरिजिनल सोर्स से मिल रहा है, मतलब जहां से तैयार हो रहा है, एकदम मेन आदमी से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, तो सोचिए, सोचना शुरू कीजिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो सोचिए कि आप रास्ते में निकले हैं, आप देख रहे हैं रास्ते में चाना पूरा लंबा लाइन से गिरा हुआ है चाना। ठीक है, तो आप सोचेंगे यार ये रास्ते में चाना कौन गिराया है। सोचिए सोचिए, सोचते रहिए सोचते रहिए। अब रास्ते में निकले, देख रहे कि चाना गिरा हुआ है रास्ते में, और लंबा लाइन से चाना गिरा हुआ है। तो आप सोचेंगे यार ऐसे चाना कौन गिरा के जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसने ये चाना गिराया है। सोचिए, रास्ते में चाना गिरा हुआ है, लाइन से गिरा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं रास्ते में चाना किसने गिराया है। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी चल चल के रास्ते से चल रहे हैं, सोचिए चल रहे हैं, चाना को फॉलो कर रहे हैं, जो चाना रास्ते में गिरे हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। सोचिए, चल रहे हैं चाना के पीछे। तो कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि एक घोड़ा चल रहा है, उसके मुंह पे एक बकेट लगा हुआ है। ठीक है, जहां पे पूरा चाना भरा हुआ है, और वो घोड़ा चाना खा रहा है और कुछ मुंह से गिरा रहा है। सोचिए, रास्ते से अब जा रहे हैं चाना को फॉलो करते करते कि जहां पे चाना गिरा हुआ है, देख रहे हैं दूर पे एक घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा जा रहा है, उसके मुंह पे एक बकेट लगा हुआ है जहां पे पूरा चाना भरा हुआ है, घोड़ा अपने मुंह से चाना को खा रहा है, कुछ गिरा रहा है। मतलब चाने का सोर्स कहाँ पे है, चाना कहाँ से गिर रहा है। सोचिए, चाना का जो चाने हैं उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। अब सोचिए, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, घोड़े का मुंह, क्योंकि घोड़ा खा रहा है और कुछ मुंह से गिरा रहा है। समझ में आ गया, घोड़ा वो चाना खा रहा है, कुछ मुंह से गिरा रहा है, मतलब ओरिजिनल सोर्स क्या है, घोड़े का मुंह। ठीक है, तो अब ढूंढते ढूंढते तो आपको ओरिजिनल सोर्स मिल गया ना, कि कहां से ये चाना आ रहा है। अगर रास्ते में कोई बोलता कि वो इंसान गिरा के गया है, वो क्या ओरिजिनल सोर्स था, नहीं था। जहां से एग्जैक्ट पॉइंट जहां से वो चाना गिर रहा है वही तो ओरिजिनल सोर्स है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईपैड लॉन्च कर रहा है, ठीक है, कोई नया आईपैड लॉन्च कर रहा है, आप आपके दोस्त से सुने कि आज 22 तारीख को आईपैड लॉन्च कर रहा है। ठीक है, वो क्या ओरिजिनल सोर्स हुआ, नहीं। बट अगर स्टीव जॉब आके बोलता है कि मैं 22 तारीख को आईपैड लॉन्च कर रहा हूं या आईपॉड लॉन्च कर रहा हूं, मतलब वो आपके लिए ओरिजिनल सोर्स है, क्योंकि एप्पल का मालिक कौन है, स्टीव जॉब्स। फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। तो वो जो बोलेगा वही आपका ओरिजिनल सोर्स है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ बोलता है तो ये चने वाला बात सोच रहे ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इमेजिन करते रहिए, रास्ते में चाना गिरा हुआ है, आप जा रहे हैं फॉलो करते करते, आपको क्या मिला, एक घोड़ा चाना खा रहा है और अपने मुंह से चाना गिर रहा है। तो चाने का गिरने का ओरिजिनल सोर्स क्या है, घोड़े का मुंह। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो चलिए देख लेते आज का नेक्स्ट इडियम्स क्या है। तो नेक्स्ट इडियम्स है मेक ए बी लाइन
नेक्स्ट इडियम्स है मेक ए बी लाइन, मतलब क्या है? गो स्ट्रेट फॉर समथिंग, गो स्ट्रेट फॉर समथिंग मतलब सीधा कोई चीज के लिए जाना, एकदम सीधा कोई चीज के लिए जाना, ठीक है। मतलब क्या है, इसको याद कैसे रखना है? मेक ए बी लाइन मतलब जो मधुमक्खी है उसे क्या बोला जाता है? बी बोला जाता है। तो बी जैसे लाइन में चलता है ऐसे ही जाना है। तो अब सोचिए बी किसके लिए जाता है? हनी के लिए जाता है, ठीक है। तो बी क्या करता है? सीधा हनी के लिए चले जाता है। बी जैसे लाइन से एकदम सीधा चले जाता है जहां पे हनी मिलता है, मतलब फ्लावर पे चले जाता है, ठीक है। बी को क्या चाहिए? एक मधुमक्खी को क्या चाहिए? हनी चाहिए, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या करेगा? सीधा लाइन से कहां पे जाएगा? हनी के लिए जाएगा, ठीक है। और कहीं जाएगा क्या? मधुमक्खी क्या करता है? जो लोग अगर मधुमक्खी को कोई देखा है, मधुमक्खी क्या करता है? सीधा हनी के लिए जाता है, हनी लेता है, सीधा अपने घर आता है, ठीक है। कहां पे आता है? बी हब्स में आता है, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या करता है? सीधा हनी के लिए जाता है फ्लावर में, और सीधा हनी लेके क्या करता है? अपने हब में आ जाता है, ठीक है। तो मेक ए बी लाइन मतलब क्या? टू गो स्ट्रेट फॉर समथिंग, सीधा जाना जहां पे आपको जाना है। जैसे बी का एक मधुमक्खी का कहां पे जाना होता है? एक मधुमक्खी को, अब बोलिए मधुमक्खी को कहां पे जाना होता है? मधु लाने, मतलब हनी लाने। तो सीधा जाता है फ्लावर पे, हनी कलेक्ट करता है, सीधा अपने हब में आ जाता है, ठीक है। मतलब गो स्ट्रेट फॉर समथिंग, गो स्ट्रेट फॉर समथिंग, सीधा किसी चीज के लिए जाना। समझ में आ गया? याद हो गया? तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इडियम्स है ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व और टू डील विथ। मतलब क्या है? कोई चीज जो समझने में बहुत डिफिकल्ट है, या कोई चीज जो सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट है, या कोई सिचुएशन जो डील करने में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब ए हार्ड नट टू क्रैक। अब सोचिए बहुत सख्त नाट है, मतलब अखरोट है, उसको मतलब क्रैक करना क्या आसान होता है? अब सोचिए कोई हार्ड नाट है, जैसे अखरोट है, ठीक है, ठीक है, जैसे अखरोट है, उसको क्रैक करना आसान है या मूंगफली को क्रैक करना आसान है? आप बोलिए। ये हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट से आप सोचिए कि अखरोट, सोचिए आपके हाथ में मैं एक अखरोट पकड़ा दिया और एक मूंगफली पकड़ा दिया, कौन सा तोड़ने में आपके लिए ज्यादा मेहनत लगेगा? कौन सा तोड़ने में आपको डिफिकल्टी ज्यादा होगा? अब सोचिए आपके हाथ में मैं एक अखरोट रख दिया, एक मूंगफली रख दिया। मूंगफली तो आप आराम से दांत से तोड़ सकते हैं या हाथ से तोड़ सकते हैं। अखरोट को क्या आप हाथ से या दांत से इतना आसानी से तोड़ पाएंगे? नहीं ना। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब हार्ड नट किसको बोला जाता है? सख्त नट किसको बोला जाता है? अखरोट को बोला जाता है। मतलब अखरोट को तोड़ना डिफिकल्ट है एज कॉम्पेयर टू अदर नट। सही या गलत? सोचिए मूंगफली को क्रैक करना आसान होता है या अखरोट को क्रैक करना आसान होता है? मूंगफली को, क्योंकि अखरोट तो बहुत सख्त होता है ना, मतलब अखरोट को क्रैक करना आपके लिए क्या होता है? डिफिकल्ट। तो इस डिफिकल्ट पे आप सोच लीजिए कि अखरोट अगर कोई आपको देता है, मतलब क्या है कि आप पहले अखरोट को हाथ में लिए, अब आप क्या करें? आप सोच रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रहा है कि इसको कैसे तोड़ू, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसको मैं कैसे तोड़ू, कहां से तोड़ू? हथौड़ा मार के तोड़ू या अखरोट काटर से तोड़ू या हाथ से? तो तोड़ नहीं पा रहा हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अखरोट को हाथ से नहीं तोड़ पाता है। बहुत कम लोग तोड़ पाते हैं, मैक्सिमम लोग अखरोट को हाथ से नहीं तोड़ पाता है। मतलब अगर कोई आपको अखरोट हाथ में दे दिया तो आप सोच में पड़ जाएंगे यार। अब सोचिए आप रस्ते के बीच में है, मैं आपके पास आया, बोला भाई ये अखरोट तू तोड़ के दे और ये मूंगफली तू तोड़ के दे। पहले का क्या करेंगे आप? मूंगफली को तो आसानी से तोड़ के आप मेरे को दे देंगे, बट अखरोट के टाइम में क्या हो जाएगा? आपके लिए सिचुएशन क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। इसको कैसे डील करूं, कैसे सॉल्व करूं? सॉल्व मतलब कैसे तोड़ के दूं, या सोचना है या कैसे तोड़ना है, थोड़ा समझ लूं। मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप पड़ गए, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा इमेजिन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व और टू डील विथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही आसान है, कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है। मतलब क्या होता है क्यूकम्बर? क्या होता है? खीरा। हम लोग, इसका मतलब क्या होता है?
वेरी रिलैक्स्ड एकदम। और हम ये तो चीज सबको पता है कि क्यूकम्बर हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी को ठंडा करता है। ब्यूटी पार्लर में या कहीं पे भी जहाँ पे ये सब ब्यूटी केयर होता है, हम लोग देखते हैं लड़का हो या लड़की आंख में खीरा लगा देता है। क्यों लगा देता है? ताकि आपको बॉडी ठंडा लगे, आपके आंख में ठंडा मतलब ठंडक महसूस हो। अगर आंख में आपको ठंडक महसूस होगा मतलब आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा। तो कूल एज क्यूकम्बर। क्यूकम्बर आपके आंख में क्यों दिया जाता है? एक तो ब्लैक शेड को हटाता है, दूसरा क्या करता है, आपका आंख में ठंडा महसूस होता है। ठीक है, एक ठंड महसूस होता है आपके आंख में, मतलब आपका पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। कई भी ब्यूटी पार्लर पिक्चर देख लीजिए, आप सब ने देखा होगा, लड़का हो या लड़की, कोई भी ब्यूटी केयर जगह पे आप जाइए, ब्यूटी पार्लर में जाइए, कहीं पे भी जाइए, खीरा काट के आपके आंख में लगा देगा। क्यों लगाता है? ताकि आप रिलैक्स हो जाए। मतलब कूल एज क्यूकम्बर का मतलब क्या होगा? वेरी रिलैक्स। ठीक है, क्यूकम्बर जैसे ठंडा, ठीक है, मतलब खीरे जैसे ठंडा, मतलब अब बहुत रिलैक्स हो गया। आपके आंख में पूरा क्यूकम्बर रख दिया, सोचिए आप लेटे हुए, मतलब बहुत रिलैक्स हो गया। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर लिए। ठीक है, तो यही हमारा आज का लास्ट इडियम्स था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना भी इडियम्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी इडियम्स आप लोग मिस ना कीजिए। अगर मिस कर रहे हैं तो अपने रिस्क में मिस कर रहे हैं, ये याद रखना। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इडियम्स कॉमन दिए हैं, इस बार भी हम लोग कॉमन देंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक भी इडियम्स मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।